नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप सबको पता ही है कि हमारा टीवी बीमार हो गया है। पूरी दुनिया में टीवी को टीबी हो गया है। हम सब बीमार हैं। मैं किसी दूसरे को बीमार बताकर खुद को डॉक्टर नहीं कह रहा। बीमार मैं भी हूँ। पहले हम बीमार हुए, अब आप हो रहे हैं। आप में से कोई ना कोई रोज़ हमें मारने, पीटने और जिंदा जला देने का पत्र लिखता रहता है। उसके भीतर का जहर कहीं हमारे भीतर से तो नहीं पहुँच रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा टीवी भी बीमार है। डिबेट के नाम पर हर दिन का यह शोर शराबा आपकी आंखों में उजाला लाता है या अंधेरा कर देता है। शायद आप इस पर सोचते ही होंगे। डिबेट से जवाबदेही तय होती है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अब निशानदेही हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। इस डिबेट का आगमन हुआ था मुद्दों पर समझ साफ करने के लिए, लेकिन जल्दी ही डिबेट जनमत की मौत का खेल बन गया। जनमत एक मत का नाम नहीं है। जनमत में कई मत होते हैं, मगर यह डिबेट टीवी जनमत की वैरायटी को मार रहा है। एक जनमत का राज कायम करने में जुट गया है। जिन एंकरों और प्रवक्ताओं की अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो इस आज़ादी की सीमा आपके लिए तय करना चाहते हैं। कई बार ये सवाल खुद से और आपसे करना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, आप क्यों देखते हैं। आप कहेंगे आप जो दिखाते हैं हम देखते हैं, और हम कहते हैं आप जो देखते हैं वो हम दिखाते हैं। इसी में कोई नंबर 1 है तो कोई मेरे जैसा नंबर 10 है, कोई टॉप है तो कोई मेरे जैसा फेल है। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हम सफ़र आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? इसलिए हम आपको टीवी की उस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, जहां आप तन्हा उस शोर को सुन सकें, समझ सकें, उसकी उम्मीदों और खौफ को जी सकें जो हम एंकरों की जमात रोज़ पैदा करती है। आप इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए। इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूँ। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। हमने जानबूझकर ये अंधेरा किया है। समझिए, आपके ड्राइंग रूम की बत्ती बुझा दी गई है और मैं अंधेरे के उस एकांत में सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आज के बाद भी मैं वही करूँगा जो कर रहा हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं बदल सकता हूँ। मैं यानी हम एंकर, तमाम एंकरों में एक मैं। हम एंकर चिल्लाने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी नसों में खून दौड़ने लगता है। हमें देखते देखते आपकी रगों का खून गर्म होने लगता है। धारणाओं के बीच जंग है, सूचनाएं कहीं नहीं हैं भी तो बहुत कम। हमारा काम तरह तरह से सोचने में आपकी मदद करना है। जो सत्ता में है उससे सबसे अधिक सख्त सवाल पूछना है। हमारा काम ललकारना नहीं है, फटकारना नहीं है, दुत्कारना नहीं है, उकसाना नहीं है, धमकाना नहीं है, पूछना है। अंत तक पूछना है। इस प्रक्रिया में हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, आप माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इस अंधेरी दुनिया में ले आए। आप हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारे पूछने के तरीकों में फ़र्क कीजिए। परेशान और हताश कौन नहीं है? सबके भीतर की हताशा को हम हवा देने लगें तो आपके भीतर भी गर्म आंधी चलने लगेगी, जो एक दिन आपको भी जला देगी। जेएनयू की घटना को जिस तरह से टीवी चैनलों में कवर किया गया है, उसे आप अपने अपने दल की पसंद के हिसाब से मत देखिएगा। उसे आप समाज और संतुलित समझ की प्रक्रिया के हिसाब से देखिए। क्या आप घर में इसी तरह से चिल्लाकर अपनी पत्नी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं? क्या आपके पिता इसी तरह से आपकी मां पर चीखते हैं? क्या आपने अपनी बहनों पर इसी तरह से चीखा है? ऐसा क्यों है कि एंकरों का चीखना बिल्कुल ऐसा ही लगता है? प्रवक्ता भी एंकरों की तरह धमका रहे हैं। सवाल कहीं और छूट जाता है, जवाब की परवाह किसी को नहीं होती। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आने लगती है। 1-2 बार मैं भी गुस्साया हूँ, चीखा हूँ और चिल्लाया हूँ। रात भर नींद नहीं आई, तनाव से आंखें तनी रहीं। अक्सर सोचता हूँ कि हमारी बिरादरी के लोग कैसे चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। अगर चीखने चिल्लाने से जवाबदेही तय होती तो रोज़ प्रधानमंत्री को चीखना चाहिए, रोज़ सेनाध्यक्ष को टीवी पर आकर चीखना चाहिए, हर किसी को हर किसी पर चीखना चाहिए। क्या टीवी को हम इतनी छूट देंगे कि वो हमें बताने की जगह धमकाने लगे? हम में से कुछ को छांट कर भीड़ बनाने लगे और इस भीड़ को ललकारने लगे कि जाओ उसे खींच कर लाओ और मार दो, वो गद्दार है, देशद्रोही है। एंकर क्या है? जो भीड़ को उकसाता हो, भीड़ बनाता हो, वो क्या है? पूरी दुनिया में चीखने वाले एंकरों की पूछ बढ़ती जा रही है।
आपको लगता है कि आपके बदले चीख कर वो ठीक कर रहा है, दरअसल वो ठीक नहीं कर रहा है। कई प्रवक्ता गाली देते हैं, मार देने की बात कर रहे हैं, गोली मार देने की बात करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि आप डर जाएं, आप बिना सवाल किए उनसे सहमत हो जाएं। हमारा टीवी अब आए दिन करने लगा है। एंकर रोज भाषण झाड़ रहे हैं, जैसे मैं आज झाड़ रहा हूं। वो देशभक्ति के प्रवक्ता हो गए हैं। हर बात को देशभक्ति और गद्दारी के चश्मे से देखा जा रहा है। सैनिकों की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उनके बलिदान के नाम पर किसी को भी गद्दार ठहराया जा रहा है। इसी देश में जंतर मंतर पर सैनिकों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके मेडल तक खींच लिए गए। उन सैनिकों में भी कोई युद्ध में घायल हुआ है, किसी ने अपने शरीर का हिस्सा गंवाया है। कौन जाता है उनके आंसू पोंछने? शहादत सर्वोच्च है, लेकिन क्या शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल भी सर्वोच्च है? कश्मीर में रोजाना भारत विरोधी नारे लगते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में किसी पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हम रोज गिरफ्तार करने लगे तो कितनों को गिरफ्तार करेंगे। बताना चाहिए कि कश्मीर में पिछले 1 साल में पीडीपी बीजेपी सरकार ने क्या कितनों को भारत विरोधी नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया है, उनकी संख्या क्या है? वहां तो आए दिन कोई पाकिस्तान के झंडे दिखा देता है, कोई आतंकवादी संगठन आईसिस के भी। कश्मीर की समस्या का भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे मुसलमानों से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। कश्मीर की समस्या इस्लाम की समस्या नहीं है। कश्मीर की समस्या की अपनी जटिलता है, उसे सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है। पीडीपी ने अभी तक नहीं कहा कि अफजल गुरु वही है जो बीजेपी कहती है, यानी आतंकवादी है। इसके बाद भी बीजेपी पीडीपी को अपनी सरकार का मुखिया चुनती है। यह भी दुखद है कि इस बेहतरीन राजनीतिक प्रयोग को जेएनयू में कुछ छात्रों को आतंकवादी बताने के नाम पर कमतर किया जा रहा है। बीजेपी ने कश्मीर में जो किया वो एक शानदार राजनीतिक प्रयोग है। इतिहास प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए अच्छी जगह देगा। हाँ, उसके लिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को कुछ समय के लिए छोड़ा, उसे लेकर सवाल होते रहेंगे। अफजल गुरु अगर जेएनयू में आतंकवादी है तो श्रीनगर में क्या है? इन सब जटिल मसलों को हम हाँ या ना की शक्ल में बहस करेंगे तो तर्कशील समाज नहीं रह जाएंगे, एक भीड़ बन जाएंगे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल, अब जब चैनलों की दुनिया में हर नियम धाराशाही हो गए हैं, पहले हमें सिखाया गया था कि जो भड़काने की बात करे, उकसाने की बात करे, सामाजिक द्वेष फैलाने की बात करे, उसके बयान न दिखाना है, उसका बयान न दिखाना है, न छापना है। अब क्या करेंगे जब एंकर ही इस तरह की बात कर रहे हों, प्रवक्ताओं को कुछ भी बोलने की छूट दे रहे हों? कन्हैया के भाषण के वीडियो को चैनलों ने खतरनाक तरीके से चलाया। बिना जांच किए कि कौन सा वीडियो सही है, उसे चला दिया गया। अब टीवी टुडे और एबीपी चैनल ने बताया है कि वीडियो फर्जी हैं। कुछ वीडियो में काट छांट है तो किसी में ऊपर से नारों को थोपा गया है। अगर वीडियो में इतना अंतर है तो यह जांच का विषय है। इसके पहले तक कैसे हम सबको नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर किया गया? गली गली में जेएनयू के विरोध में नारे लगाए गए, छात्रों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया। क्या अब कोई चैनल उन वीडियो की जवाबदेही लेगा? क्या अब हम एंकर उतने ही घंटे चीख कर बताएंगे कि वीडियो सही नहीं है, विवादित थे? किसी में कन्हैया गरीबी से सामंतवाद से आज़ादी की बात कर रहा है तो किसी ने उसका हिस्सा काट कर दिखाया कि वो सिर्फ आज़ादी की बात कर रहा है। तो क्या आज़ादी की बात करना कैसे मान लिया गया कि वो भारत से आज़ादी की बात कर रहा है? हमारे सहयोगी मनीष आज कन्हैया के घर गए थे। इतना गरीब परिवार है कि उनके पास पहुंचे तमाम पत्रकारों को चाय पिलाने की हैसियत नहीं। उन्हें मुश्किल में देख मनीष कुमार वापस चले आए। इस गरीबी को झेलने वाला कोई छात्र नेता अगर गरीबी से आज़ादी की बात नहीं करेगा तो क्या उद्योगपतियों की गोद में बैठे हमारे राजनेता करेंगे? कन्हैया कुमार की तस्वीरों को बदल बदल कर चलाया गया ताकि लोग उसे एक आतंकवादी और गद्दार के रूप में देख सकें। एक तस्वीर में वो भाषण दे रहा है तो उसी तस्वीर में पीछे भारत का कटा छटा झंडा जोड़ दिया गया, फोटोशॉप नक्शा जोड़ दिया गया। फोटोशॉप तकनीक से आजकल खूब हो रहा है। यह कितना खतरनाक है। सोशल मीडिया पर कौन लोग समूह बनाकर इसे हवा दे रहे हैं? कौन लोग सबूत और गवाही से पहले उमर खालिद को आतंकवादी गद्दार बताने लगे हैं? उसे भी भागना नहीं चाहिए था, सामने आकर बताना चाहिए था कि उनसे क्या भाषण दिया और क्यों दिया। कन्हैया और खालिद में यही अंतर है, पर शायद जिस तरह से भीड़ कन्हैया के प्रति उदार है, खालिद को ये छूट नहीं मिलती है। अब अगर उसका वीडियो फर्जी निकल गया तो क्या होगा? क्या वीडियो के सत्यापन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए हमने आज इस स्क्रीन को काला कर दिया है।